आलस को पार करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियां सुनी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे पैसे उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो ऑफिस में बहुत ज्यादा देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वो घर लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है। उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वो जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमजोर हैं, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वो ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वो निराश हो जाता है तथा काम में लापरवाही करने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी नौकरी भी चली जाती है। आज मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी दौलत की परवाह ही नहीं होती है, और ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है। दोनों के पीछे का कारण एक ही है। वो व्यस्त हैं और वो व्यस्त इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि वो उस चीज से बचना चाहते हैं जिसका वो सामना नहीं करना चाहते। किसी को भी उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं होती। दिल की गहराई में वो ये बात जानते हैं। दरअसल अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वो गुस्सा हो जाएंगे या चिढ़ जाएंगे। अगर वो नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वो अक्सर टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन दिल की गहराई में वो जानते हैं कि वो किसी महत्वपूर्ण चीज का सामना करने से बच रहे हैं। ये आलस का सबसे आम रूप है, व्यस्त रहकर आलस करना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से कई लोगों को परवरिश के दौरान सिखाया गया था कि लोभ या इच्छा बुरी चीज है। मेरी मां कहा करती थीं, लोभी लोग बुरे होते हैं। बहरहाल हम सभी के मन में सुंदर, नई या रोमांचक चीजें पाने की हसरत रहती है। तो इच्छा के उस भाव को काबू में रखने के लिए माता पिता उस इच्छा को अक्सर अपराध बोध के साथ जोड़ देते हैं। मेरी मां का प्रिय वाक्य ये था, तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो, क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? ये मेरे डैडी का प्रिय वाक्य था। तुम मुझसे क्या खरीदने को कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो हम पैसों के बने हैं? क्या तुम सोचते हो कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? तुम तो जानते ही हो हम लोग अमीर नहीं हैं। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं हुआ जितना कि उसके पीछे के गुस्से और अपराध बोध के सम्मिश्रण का हुआ। इसके उलट अपराध बोध की यात्रा ये थी, तुम्हारी खातिर ये खरीदने के लिए मैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए ये खरीद रहा हूं क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे ये कभी खरीद कर नहीं दिया था। मेरा एक पड़ोसी है जो कड़का है, लेकिन वो अपनी कार को अपने गैरेज में नहीं खड़ी करना चाहता। गैरेज उसके बच्चों के खिलौने से भरा हुआ है। वो बिगड़े हुए बच्चे जो भी मांगते हैं वो उन्हें तुरंत मिल जाता है। वो हर दिन कहता है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो। उसने उनके कॉलेज की शिक्षा या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा है, लेकिन उसके बच्चों के पास संसार का हर खिलौना है। उसे हाल में डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वो अपने बच्चों को लास वेगास की सैर कराने ले गया। उसने बड़े त्याग भाव से कहा, मैं ये बच्चों की खातिर कर रहा हूं। अमीर डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे घर में मैं यही सुनता रहता हूं। इसके बजाय अमीर डैडी अपने बच्चों से ये कहने की अपेक्षा रखते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। वो मानते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसे और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, ये बोलने से दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और ये जवाब सोचने तथा खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वो महसूस करते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता ये एक झूठी बात है, और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। वो कहा करते थे, ये जानती है कि ये कुछ भी कर सकती है। अगर आपका आलसी दिमाग कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा नाराज होती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ की रक्षा करनी होती है। आत्मा चीखती है, चलो हम जिम चलकर व्यायाम करते हैं, और आलसी दिमाग कहता है
लेकिन मैं थका हुआ हूं, मैंने आज सचमुच बहुत मेहनत की है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीब रहते रहते थक चुकी हूं, चलो चलकर अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें बहुत झंझट है, ये सुरक्षित नहीं है, इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है। मैं वैसे ही पर्याप्त कड़ी मेहनत करता हूं, वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। देखो तो सही, आज रात को ही मुझे कितना सारा काम करना है। मेरे बॉस चाहते हैं कि ये काम सुबह तक पूरा हो जाए। मैं इसे नहीं खरीद सकता। इससे दुख और लाचारी भी उत्पन्न होती है, जो निराशा और अक्सर अवसाद की ओर ले जा सकती है। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? इससे संभावनाओं, रोमांच और सपनों का द्वार खुल जाता है। इसीलिए अमीर डैडी इस बारे में इतने चिंतित नहीं होते थे कि हम क्या खरीदना चाहते थे, बशर्ते हम ये समझ लें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये सवाल पूछने से एक ज्यादा प्रबल मस्तिष्क और एक ज्यादा प्रगतिशील आत्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया। इसके बजाय वो पूछते थे, तुम इसे कैसे खरीद सकते हो? और इसमें कॉलेज शामिल था, जिसकी फीस का खर्च हमने खुद उठाया था। वो हमें लक्ष्य नहीं बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया सिखाना चाहते थे। मेरी समझ से आज समस्या ये है कि लाखों करोड़ों लोग अपनी इच्छा या अपने लालच को लेकर अपराधी महसूस करते हैं। ये उनके बचपन की पुरानी परवरिश है। हालांकि वो जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के अवचेतन में ये पुराना ठूंसा गया विचार रहता है, ये मुझे नहीं मिल सकती, या मैं इसे कभी नहीं खरीद पाऊंगा। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निश्चय किया तो मेरे दिमाग में यही सवाल था, मैं चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। इसके बाद मेरे दिमाग में जवाब और समाधान अपने आप आने लगे। सबसे मुश्किल हिस्सा मेरे असली माता पिता की मान्यता से जूझना था। हम इसे नहीं खरीद सकते। सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ो, तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? और ऐसे ही मिलते जुलते शब्द जो मेरे लालच को दबाने और अपराध बोध को भरने के लिए बोले जाते थे। तो आप आलस को कैसे जीत सकते हैं? एक बार फिर जवाब है थोड़ा सा लालच। ये WIIFM नामक रेडियो स्टेशन है, जिसका मतलब है इसमें मेरे लिए क्या है। इंसान को बैठकर ये सवाल पूछने की जरूरत है, अगर मुझे दोबारा कभी काम ना करना पड़े तो जिंदगी कैसी रहेगी? अगर मेरे पास वो सारा पैसा हो जिसकी मुझे जरूरत है तो मैं क्या करूंगा? इस थोड़े से लालच, किसी बेहतर चीज को पाने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारे संसार में प्रगति सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम बेहतर जीवन की कामना करते हैं। नए आविष्कार सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कोई बेहतर चीज चाहते हैं। तो जब भी आप खुद को किसी ऐसी चीज से बचते देखें जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो खुद से एक ही सवाल पूछें, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़े लालची बने, यह आलस का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हर चीज की अति बुरी होती है, इसीलिए बहुत लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बस वो बात याद रखें जो माइकल डगलस ने वॉल स्ट्रीट फिल्म में कही थी, लालच अच्छा है। अमीर डैडी इसे अलग तरीके से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज्यादा बुरा है, क्योंकि अपराध बोध शरीर को इसकी आत्मा से महरूम कर देता है। मैं सोचता हूं कि एलेनोर रूजवेल्ट ने इसे सबसे अच्छी तरह कहा था, यही करें जो दिल में सही महसूस हो, क्योंकि आपकी आलोचना तो वैसे भी होगी। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप बुरे हैं, और अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी आप बुरे हैं। बुरी आदतों को पार करना। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज्यादा असर हमारी आदतों का होता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कॉनन द बारबेरियन फिल्म देखने के बाद एक मित्र ने कहा, मैं श्वार्ज़नेगर जैसा शरीर चाहता हूं। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। एक और मित्र बोला, मैंने तो सुना है कि दरअसल एक समय वो बहुत कमजोर और दुबला था। हाँ, मैंने भी सुना था। एक और बोला, मैंने उसकी आदत के बारे में सुना है कि वो लगभग हर दिन जिम जाता है। हाँ, और उसे देखकर लगता ही है। समूह का निराशावादी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं शर्त लगाता हूं कि वो इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा अर्नोल्ड की बातें छोड़ो, चलो थोड़ी बियर पीते हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि आदतें किस प्रकार व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है, मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीरों की आदतों के बारे में पूछा था।
सीधे सीधे जवाब देने के बजाय उन्होंने हमेशा की तरह मुझे उदाहरण देकर समझाया। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिलों का भुगतान कब करते हैं? हर महीने की पहली तारीख को, मैंने कहा। उन्होंने पूछा, क्या उनके पास पैसे बचते हैं? बहुत कम, मैंने कहा। यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो आर्थिक मुश्किलों में है। अमीर डैडी बोले, उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी हर एक को पहले पैसे देते हैं, वो खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और वो भी तब अगर उनके पास कुछ बचे। आमतौर पर कुछ बचता ही नहीं है, मैंने कहा। लेकिन बिल तो चुकाने ही होते हैं ना। आप ये तो नहीं कहना चाहते कि वो अपने बिल ना चुकाएं? नहीं, हरगिज नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर बिल चुकाने में पूरा भरोसा करता हूं। मैं तो बस खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, सरकार को पैसे देने से भी पहले। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो तो क्या होता है? मैंने पूछा। तब आप क्या करते हैं? वही, अमीर डैडी ने कहा, तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, भले ही पैसा कम हो। मेरे लिए मेरा संपत्ति वाला कॉलम सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने कहा, क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते हैं? हां, अगर मैं उन्हें पैसे ना दूं। अमीर डैडी ने कहा, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार को पैसे ही मत दो। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, भले ही मेरे पास पैसा कम हो। मैंने पूछा, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? अमीर डैडी बोले, ये कैसे का सवाल नहीं है, असल सवाल तो क्यों का है। ठीक है, क्यों? प्रेरणा। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो ज्यादा जोर जोर से शिकायत कौन करेगा, मैं या मेरे लेनदार? आपके लेनदार निश्चित रूप से आपसे ज्यादा जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए जवाब दिया। अगर आप खुद को पैसे नहीं देते हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे। तो तुमने देखा, खुद को पैसे देने के बाद टैक्स और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इससे मैं आमदनी के दूसरे जरिए खोजने के लिए मजबूर हो जाता हूं। भुगतान करने का ये दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त नौकरियां की हैं, कई कंपनियां शुरू की हैं, शेयर बाजार में खरीद फरोख्त की है। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर न चिल्लाएं। उस दबाव की वजह से मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की। मैं सोचने के लिए विवश हुआ और पैसों के संदर्भ में कुल मिलाकर अधिक चतुर तथा फुर्तीला बना। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन मैं कड़का होता। तो ये सरकार या दूसरे लेनदारों का डर है जो आपको प्रेरित करता है। सही कहा, अमीर डैडी ने कहा। देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत दबंग होते हैं। सामान्य वसूली करने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। अधिकतर लोग इन दबंग लोगों से डर जाते हैं। वो उन्हें पैसे दे देते हैं लेकिन खुद को नहीं देते। तुमने 98 पाउंड के उस कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी ही होगी जिसके चेहरे पर लोग रेत उछालते हैं। मैंने सर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया हुआ वो विज्ञापन बहुत बार देखा है। देखो, ज्यादातर लोग पैसे वसूलने वाले इन दबंगों को अपने चेहरे पर रेत उछालने देते हैं। मैंने दबंग लेनदारों के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अतिरिक्त पैसा कैसे बनाया जाए ये सोचने के लिए खुद को मजबूर करना जिम जाकर वजन उठाने के व्यायाम करने जैसा है। मैं पैसे की अपनी मानसिक मांसपेशियों का जितना ज्यादा व्यायाम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत बनता हूं। अब मैं उन दबंग लेनदारों से घबराता नहीं हूं। मुझे अमीर डैडी की कही हुई बात पसंद आई, यानी अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत बनता हूं। अमीर डैडी ने सर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे अंत में पैसा देता हूं या नहीं देता हूं तो मैं ज्यादा कमजोर हो जाता हूं। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक मुझे जिंदगी भर इधर से उधर ठोकरें मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझ में पैसे की अच्छी आदतें नहीं हैं। अमीर डैडी ने सर हिलाया, 98 पाउंड के कमजोर आदमी की तरह। अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर मुझसे कहते थे, जो मैं जानता हूं उसकी बदौलत मैं पैसे बनाता हूं, जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे गंवाता हूं। जब भी मैंने अहंकार किया है मैंने पैसे गंवाए हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं अहंकारी रहता हूं तो मुझे सचमुच भरोसा रहता है कि जो मैं नहीं जानता वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पाया है कि कई लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटेंट्स या दूसरे निवेशकों के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर चर्चा करते समय मैंने ऐसा अक्सर होते देखा है। वो चर्चा में शेखी बघार कर अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो सच भी नहीं बता रहे हैं। धन, वित्त और निवेश की दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार सेल्समैन की तरह बिक्री करने के रटे रटाए जुमले बोलते जाते हैं। जब आप जानते हैं कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं, तो उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ या उस विषय पर किसी पुस्तक को खोजकर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू करें। अध्ययन सत्र, अध्याय 7, सबक 7, बाधाओं को पार करना। सार, 5 मुख्य कारणों से कई बार वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग प्रचुर कैश फ्लो विकसित नहीं कर पाते। ये हैं: पहला डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें और पांचवां अहंकार। आइए इनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखते हैं। डर को पार करना। कोई भी पैसे गंवाना पसंद नहीं करता। निवेश में जिन लोगों ने कभी पैसा नहीं गंवाया है वो वही हैं जिन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं है। हर व्यक्ति के मन में पैसे गंवाने का डर होता है। फर्क यह है कि आप डर और नुकसान को कैसे संभालते हैं। अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच का मूल अंतर डर के प्रबंधन में ही निहित है। डरने में कोई बुराई नहीं है। इससे उबरने का एक तरीका जल्दी शुरू करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ लेना है। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में बचत शुरू करता है और जो 30 की उम्र में बचत शुरू करता है, उसके बीच भारी फर्क होता है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा समय न बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो? अमीर डैडी ने इस मामले में टेक्सास वासी की तरह सोचने की सलाह दी है। बड़ा दांव जीतो, बड़ा दांव हारो। हार के प्रति आपका नजरिया ही मायने रखता है। टेक्सास वासी जब जीतते हैं तो गर्व करते हैं और वो जब हारते हैं तो डींगे हाँकते हैं। रॉबर्ट के जीवन में जीत अक्सर हारने के बाद मिली है। वो कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिले जिसने पैसा न गंवाया हो, लेकिन वो हार के डर से खेल के बाहर नहीं खड़े रहते हैं। एलेमो की हार एक दुखद सैन्य पराजय थी, लेकिन टेक्सास वासियों ने इसे एक नारे में बदल लिया है: एलेमो को याद रखो, ताकि ये उन्हें महान विजयों के लिए प्रेरित करे। टेक्सास वासियों की तरह ही अपने नुकसानों को दफन मत करो, उनसे प्रेरित बनो। विजेताओं को हार से प्रेरणा मिलती है, पराजित लोगों को हार पस्त कर देती है। जॉन डी रॉकेफेलर ने एक बार कहा था, मैंने हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है। यहां तक कि पर्ल हार्बर भी अमेरिका की बड़ी शिकस्त के बाद लाभ में बदल गया, क्योंकि इसने देश को विश्व शक्ति बनने के लिए प्रेरित कर दिया। विजेता जानते हैं कि असफलता जीत को प्रेरित करती है, इसलिए असफलता से क्यों डरना जब ये महानता की ओर ले जा सकती है। ये समझ लें कि असफलता से न घबराने का ये मतलब नहीं है कि आप असफल होने से नफरत नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग नुकसान से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि उन्हें जीतने के लिए खेलने की जरूरत होती है। इसीलिए इतने सारे लोग वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। उनके पास एक सुरक्षित, समझदारी भरा और संतुलित पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन ये विजेता पोर्टफोलियो नहीं होता है। वो हार से बचने के लिए खेल रहे होते हैं। संतुलित पोर्टफोलियो बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये बड़ी जीत हासिल करने में आपकी मदद नहीं करने वाला। सफल निवेशक खेल को इस तरह नहीं खेलते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ा असंतुलित होना होता है, लेकिन आपको एकाग्रचित्त होना चाहिए। अपने अंडे कुछ डलियों में रखें और उन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने या बढ़ाने में मुश्किल गणित की जरूरत नहीं होती।
लेकिन इसके लिए असफलता के प्रति साहस और सही नजरिए की जरूरत अवश्य होती है। निराशावाद को पार करना। चाहे ये हमारी खुद की आत्मशंका हो या दूसरे लोगों की शंकाएं हों, अक्सर हम उस शंका की वजह से काम नहीं करते हैं। हम खेल को सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। नतीजा ये होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। अफवाहों, निराशा तथा कयामत की बातों की वजह से अपनी शंकाओं तथा डरों को उत्तेजित न होने देने के लिए भारी साहस की जरूरत होती है। लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय ही दरअसल पैसे बनाने के सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं। जब हर दूसरा व्यक्ति काम करने से बहुत ज्यादा डरता है तो वो ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें इसका पुरस्कार मिलता है। रॉबर्ट ने एक मित्र का उदाहरण बताया है जो बेहतरीन कीमत पर एक निवेश कॉन्डो खरीदने वाला था, लेकिन आखिरी मिनट पर पीछे हट गया जब एक पड़ोसी ने उससे कहा कि ये बहुत बुरा सौदा है। पड़ोसी निवेशक नहीं था। अगर वो इस सौदे को कर लेता तो उसका निवेश दोगुना हो जाता और वो चूहा दौड़ से बाहर निकलना शुरू कर देता। रॉबर्ट अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा सीडी यानी कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के बजाय टैक्स लिएन सर्टिफिकेट्स में रखते हैं। दूसरे लोग उनसे कहते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये शंका के शिकार हैं। उन्होंने ये काम कभी नहीं किया है और वो इसे करने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि ये काम उसे क्यों नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट को 16% न्यूनतम प्रतिफल की तलाश है, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं कम प्रतिफल को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी होती है। शंकाएं और निराशावाद ज्यादातर लोगों को गरीब रखते हैं। अमीर डैडी कहना पसंद करते थे, निराशावादी आलोचना करते हैं, जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। विजेता अपनी आंखें खुली रखते हैं और ऐसे अवसर देख लेते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाया। रियल एस्टेट वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए शक्तिशाली निवेश साधन है। ये एक अनूठा निवेश साधन है, लेकिन जब भी रॉबर्ट रियल एस्टेट का साधन के रूप में जिक्र करते हैं तो वो अक्सर सुनते हैं, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। वो टॉयलेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस वजह से गरीब बने रहते हैं। कई लोग शेयर बाजार से बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पैसा नहीं गंवाना चाहते, लेकिन वो उस निवेश साधन के प्रति अपने दिमाग को बंद करके पैसे बनाने से वंचित रह रहे हैं। आलस को पार करना। व्यस्त बने रहना आलस के सबसे आम रूपों में से एक है। इतने ज्यादा व्यस्त के अपनी दौलत या अपने स्वास्थ्य या अपने संबंधों की परवाह भी ना कर पाएं। इलाज क्या है? थोड़ा लालच। ये सुनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम में से कई लोगों की परवरिश इस तरह हुई है कि लालच या इच्छा को बुरी चीज माना जाता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, ये कहने के बजाय अपनी मानसिकता को बदलकर ये कर लें, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं। ये मस्तिष्क को खोल देता है और इसे समाधान सोचने के लिए विवश करता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता झूठ है। मानव आत्मा जानती है कि ये कुछ भी कर सकती है। आप कोई चीज नहीं कर सकते, ये कहकर आप अपनी आत्मा और अपने आलसी मस्तिष्क के बीच द्वंद्व खड़ा कर रहे हैं। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं से मस्तिष्क और आत्मा ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब रॉबर्ट ने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निर्णय लिया तो उन्होंने पूछा, मैं दोबारा कभी नौकरी या काम धंधा ना करना कैसे वहन कर सकता हूं। उनका मस्तिष्क समाधान सुझाने लगा, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा उस पुरानी रूढ़ी के खिलाफ जूझना था जिसने ऐसे लालच का दमन करने के लिए अपराध बोध भरने की कोशिश की। उस थोड़े से लालच यानी किसी बेहतर चीज को हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं होती है। हमारा संसार इसलिए प्रगति करता है क्योंकि हम सभी बेहतर जीवन की इच्छा करते हैं। नए आविष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा लालच बुरा होता है, लेकिन थोड़ा लालच आपको प्रेरित कर सकता है। बुरी आदतों के पार जाना। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतें डालनी चाहिए। गरीब डैडी ने हमेशा हर एक को पहले पैसे दिए और खुद को आखिर में, लेकिन उनके पास शायद ही कभी कुछ बचता था।
अमीर डैडी ने हमेशा खुद को सबसे पहले पैसे दिए, भले ही उनके पास पैसे कम हों। वो जानते थे कि अगर वो कर्ज देने वालों और सरकार को भुगतान नहीं करेंगे तो वो बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इससे उन्हें आमदनी के दूसरे रूप खोजने की प्रेरणा मिली। अगर वो खुद को अंत में पैसे देते तो वो इस तरह के उत्पादक दबाव को महसूस नहीं करते। कर्ज देने वालों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आमदनी कहां से लाई जाए, खुद को ये सोचने के लिए विवश करके वो वित्तीय दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बने। अहंकार के पार जाना। अमीर डैडी ने कहा था कि जब भी वो अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने पैसा गंवाया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो जो नहीं जानते थे वो महत्वपूर्ण नहीं था। कई लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ने अकाउंटेंट्स और दूसरे निवेशकों के साथ बातचीत में पाया है कि वो बातचीत में अपनी बात मनवाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़े तर्क वितर्क के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि वो ये नहीं जानते कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अज्ञानता बुरी चीज नहीं है। अगर आप अपनी अज्ञानता पर प्रतिक्रिया करके उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खोजकर खुद को शिक्षित करते हैं। बाएं गोलार्ध का पल। आलोचना के बजाय विश्लेषण करने का चयन करें। निराशावादी आलोचना करते हैं, लेकिन विजेता विश्लेषण करते हैं और उन चूके हुए अवसरों को देख लेते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाए थे। दाएं गोलार्ध का पल। नई आदतें डालकर पुरानी आदतों के पार जाएं, जैसे खुद को अंत के बजाय पहले पैसे दें। अवचेतन पल। असफलता का डर बहुत सारे लोगों को खेल के बाहर रखता है। इसके बजाय असफलता का इस्तेमाल सफलता की प्रेरणा के लिए करें, जैसा टेक्सास वासियों ने एलेमो की स्मृति के साथ किया है। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के बीच का बुनियादी फर्क यह है कि वो डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिससे कभी कोई गोल्फ बॉल न खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो, और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा न गंवाया हो। ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से नहीं जीत पाते हैं। इसका उदाहरण यह है कि उनके लिए पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और चतुर बनाएगी। ऐसी बात नहीं थी कि वो हारना चाहते थे, वो बस ये जानते थे कि वो कौन थे और वो नुकसान को कैसे संभालेंगे। वो हार को जीत में बदल लेते थे। टेक्सास वासी अपनी असफलताओं को दफन नहीं करते हैं, वो उनसे प्रेरित हो जाते हैं। वो अपनी असफलताओं को लेते हैं और प्रेरक नारों में बदल लेते हैं। जब डर और शंका की बदली हमारे विचारों पर छाती है तो हम सभी थोड़े भीरू बन जाते हैं। चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी दृष्टि से आसान है, इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, लेकिन शंकाएं ज्यादातर लोगों को पंगु बना देती हैं। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, ये दुख उत्पन्न होता है, एक असहायता जो निराशा और अक्सर डिप्रेशन की ओर ले जाती है। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूं? संभावनाओं, रोमांच और स्वप्नों के द्वार खोल देता है। यदि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं तो मैं वित्तीय दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा, मानसिक रूप से भी और वित्तीय दृष्टि से भी। पैसे, वित्त और निवेश के संसार में कई लोग हैं जिन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से आगे बताए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें।
खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उसमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रश्न 1, क्या आपने अपने जीवन में असफलता के डर का अनुभव किया है? क्या आप उस डर को जीत पाए थे? कैसे? प्रश्न 2, अमीर डैडी ने यह सलाह दी थी कि हम में टेक्सास वासियों जैसा नजरिया होना चाहिए। बड़ा जीतें, लेकिन अगर आप बड़ा हारें तो इसके बारे में चिल्लाएं और प्रेरक नारे के रूप में इसका इस्तेमाल करें। इस नजरिए को अपनाने में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या ये आपको रोमांचित करता है या फिर डराता है? प्रश्न 3, आप अपने जीवन में उन आलोचकों को कैसे संभालते हैं जो आपको जोखिम लेने से हतोत्साहित करते हैं, जबकि आपको विश्वास होता है कि आपके पास जीतने की अच्छी खासी संभावना है? प्रश्न 4, क्या आप कभी मैं नहीं कर सकता की वजह से निश्चित निवेश साधनों से बचे हैं? जैसे मैं रियल एस्टेट में निवेश इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं टॉयलेट की मरम्मत नहीं करना चाहता। आप अगली बार किस तरह भिन्न प्रतिक्रिया कर सकते हैं? प्रश्न 5, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि थोड़ा लालच आलस के इलाज का जवाब है? क्यों या क्यों नहीं? प्रश्न 6, क्या लालच या इच्छा ने आपको जीवन में प्रेरित किया है? प्रश्न 7, क्या आप खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं या अपने बिल पहले चुकाते हैं? अगर आप खुद को सबसे अंत में पैसे देते हैं तो इसे बदलने के लिए आप कौन से कदम उठा सकते हैं? प्रश्न 8, क्या अहंकार की वजह से आपने कभी कोई अवसर गंवाया है? आपने उससे क्या सीखा? प्रश्न 9, वित्तीय ज्ञान का कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें आप अज्ञानी हैं? कौन से कुछ संसाधन हैं जो आप उस विषय पर खुद को शिक्षित करने के लिए खोज सकते हैं? शब्दावली की परिभाषा। स्टॉप। स्टॉप एक कंप्यूटर कमांड है जो आपके शेयर को अपने आप बेच देती है अगर भाव घटने लगता है, जिससे आपको अपने नुकसान को न्यूनतम रखने और कुछ लाभों को अधिकतम करने में मदद मिलती है। शुरुआत करना। हर जगह सोना बिखरा पड़ा है। ज्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। काश मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा था, लेकिन ये नहीं रहा था। कैसे शुरू करें? ये प्रश्न मुझसे अक्सर पूछा जाता है। प्रतिक्रिया में मैं उस विचार प्रक्रिया को बताता हूं जिससे मैं हर दिन गुजरता हूं। दरअसल बेहतरीन सौदे खोजना आसान है, ये मेरा वादा है। ये तो साइकिल चलाने जैसा होता है। थोड़े डगमगाने के बाद ये बहुत आसान बन जाता है, लेकिन पैसे के मामले में डगमगाहट के पार जाने के लिए आपको संकल्प की जरूरत होती है। ये एक व्यक्तिगत चीज है। लाखों करोड़ों के जीवन में कभी कभार मिलने वाले सौदों को खोजने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करने की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि हम में से प्रत्येक के भीतर वित्तीय प्रतिभा होती है। अब समस्या यह है कि हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई रहती है और जगाए जाने का इंतजार करती है। ये इसलिए सोई रहती है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यकीन दिला दिया है कि पैसे का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें पेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन इसने हमें ये नहीं सिखाया कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराएं। इसने हमें अपने वित्तीय भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है, क्योंकि नौकरी के बाद रिटायर होने पर सरकार या कंपनी हमारी परवाह करेगी। बहरहाल हमारी वित्तीय शिक्षा की इस कमी की कीमत हमारे बच्चों को चुकानी होगी जो उसी स्कूल तंत्र में शिक्षित हो रहे हैं। संदेश अब भी यही है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ, खर्च करो और जब पैसे की कमी पड़े तो कर्ज लो। दुर्भाग्य से पाश्चात्य जगत के 90% लोग पहले बताए गए सिद्धांत पर चलते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नौकरी पाना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप
बहुसंख्यक लोगों में से एक नहीं हैं, तो मैं आपकी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए आगे 10 कदम बताता हूं। मैं आपको वही 10 कदम बता रहा हूं जिनका मैंने खुद अनुसरण किया है। अगर आप उनमें से कुछ का अनुसरण करना चाहते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप उनका अनुसरण नहीं करना चाहते तो अपने खुद के कदम बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इतनी चतुर होती है कि ये अपनी स्वयं की सूची बना सकती है। जब मैं पेरू में था तो मैंने सोने की खुदाई करने वाले 45 साल के एक व्यक्ति से पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल ही जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना हर जगह है, ज्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। और मैं कहूंगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर निकलकर एक दिन में 4-5 बेहतरीन संभावित सौदे खोज सकता हूं, जबकि आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, भले ही हम दोनों एक ही इलाके में तलाश कर रहे हों। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने में समय नहीं लगाया है। मैं आपको आगे 10 कदम बता रहा हूं जिनके द्वारा आप अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, ऐसी शक्तियां जिन पर सिर्फ आपका नियंत्रण है। पहला, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछें कि क्या वो अमीर बनना या वित्तीय स्वतंत्रता पाना पसंद करेंगे तो वो हां कह देंगे, लेकिन फिर वास्तविकता हावी हो जाती है। सड़क बहुत लंबी नजर आती है और बहुत से पहाड़ भी दिखते हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए नौकरी करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को थमा दें। मैं एक बार एक युवती से मिला जो तैराकी के लिए अमेरिकी ओलंपिक टीम में शामिल होने के सपने देख रही थी। हकीकत ये थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि वो स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तक तैर ले। शनिवार की रात को वो अपनी सहेलियों या मित्रों के साथ पार्टी नहीं मनाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम बेहतर करने होते थे। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अतिमानवीय महत्वाकांक्षा और कुर्बानी को किस बात से बल मिलता है, तो उसका जवाब था, मैं इसे अपनी और अपने प्रियजनों की खातिर करती हूं। ये प्रेम ही है जो मुझे बाधाओं और त्याग के पार ले जाता है। कारण या उद्देश्य चाहता हूं और नहीं चाहता हूं का तालमेल है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की चाहत के पीछे मेरा कारण क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि ये चाहता हूं प्रबल इच्छाओं और नहीं चाहता हूं घोर अनिच्छाओं का गहरा भावनात्मक संयोग है। मैं कुछ की सूची बताना चाहूंगा। पहले तो अनिच्छाओं यानी कि नहीं चाहता हूं की, क्योंकि उन्हीं से